चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी क्लास 11 के भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास वाले पुस्तक के 8 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास और अनुभव। तो आज वैश्वीकरण के इस युग में जहां भौगोलिक परिसीमाएं धीरे धीरे अर्थहीन होती जा रही है, विकासशील विश्व के देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने पड़ोसी देशों द्वारा अपनाई जा रही विकास की रणनीतियों को समझें। और ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि वे विश्व बाजार में सीमित आर्थिक हिस्सेदारी करते हैं। और इस इकाई में हम भारत के विकास अनुभवों की तुलना इसके दो महत्वपूर्ण और निर्णायक पड़ोसी पाकिस्तान और चीन से हम करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे ही चैप्टर के पढ़ने के बाद हमें भारत और इसके पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के आर्थिक एवं मानव विकास के सूचकों की तुलनात्मक प्रवृत्तियों को समझ पाएंगे। उसके बाद विकास की वर्तमान अवस्था तक पहुंचने हेतु इन देशों द्वारा अपनाई गई उन नीतियों का मूल्यांकन कर सकेंगे जिन्हें इन देशों ने विकास की वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए अपनाया था। एक विद्वान है जिनका नाम है जॉन एफ केनेडी। इन्होंने कहा था कि भूगोल ने हमें पड़ोसी, इतिहास ने मित्र और अर्थशास्त्र ने भागीदारी तथा आवश्यकताओं ने सहयोगी बना दिया है। और जिन्हें भगवान ने ही इस प्रकार जोड़ा है उन्हें इंसान कैसे अलग कर सकता है। चलिए इस चैप्टर के हम परिचय देखें तो पिछली इकाई में हमने भारत के अनेक विकास अनुभवों का विस्तार से अध्ययन किया और हमने यह भी अध्ययन किया था कि भारत ने किस प्रकार की रणनीति अपनाई और उनके विभिन्न क्षेत्रों पर किस प्रकार के प्रभाव पड़े। और पिछले लगभग 2 दशकों से वैश्वीकरण ने विश्व के प्राय सभी देशों में नवीन आर्थिक परिवर्तन हुए हैं और इन परिवर्तनों के कुछ अल्पकालिक तो कुछ दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़े हैं और भारत भी इनसे छूता नहीं रहा है। विश्व के सभी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय अपनाते रहे हैं और इसी उद्देश्य से वे अनेक प्रकार के क्षेत्रीय और वैश्विक समूहों का निर्माण करते रहे हैं, जैसे कि सार्क, यूरोपियन संघ, ब्रिक्स, उसके बाद आसियान, G8 और G20 ब्रिक्स आदि। इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्र इस बात के लिए उत्सुक रहे हैं कि वे अपने पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करें और इससे उन्हें अपने पड़ोसी देशों की शक्तियों एवं कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के दौरान इसे विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए आवश्यक समझा गया क्योंकि वे अपेक्षाकृत सीमित स्थान में न केवल विकसित देशों द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे थे बल्कि आपसी प्रतिस्पर्धा का भी सामना कर रहे थे और इसके अतिरिक्त अपने पड़ोसी देशों की अन्य आर्थिक आवश्यकताओं की जानकारी भी आवश्यक थी क्योंकि क्षेत्र की भी सभी मुख्य सामान्य आर्थिक गतिविधियां एक सहभागी वातावरण में मानव विकास से संबंधित थी। और इस अध्याय में हम भारत और उसके 2 बड़े पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान और चीन द्वारा अपनाई गई विकासात्मक रणनीतियों को जो नीतियां हैं उनकी हम तुलना करेंगे। और परंतु यह याद रखना होगा कि भौतिक साधन संपदा संबंधी समानताओं के बावजूद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और 50 से भी अधिक वर्षों से धर्मनिरपेक्षता और अति उदार संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहे। भारत की राजनीति शक्ति व्यवस्था और पाकिस्तान की सत्तावादी एवं सैन्यवादी राजनीति शक्ति संरचना या चीन की निर्देशित अर्थव्यवस्था के बीच कोई समानता नहीं है और चीन ने तो हाल ही में उदारवादी व्यवस्था की दिशा में अग्रसर होना प्रारंभ कर दिया है। चलिए देखते हैं टॉपिक का नाम है विकास पथ एक चित्रांकन के। तो क्या आप जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान और चीन की विकासात्मक नीतियों में अनेक समानताएं भी है और तीनों राष्ट्रों ने विकास पथ पर एक ही समय चलना प्रारंभ किया था। भारत और पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुए जबकि चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि यद्यपि भारत और चीन के बीच विचारधारा में बहुत भेद है लेकिन नए और क्रांतिकारी परिवर्तन एशिया की नवीन भावना और नई शक्ति के प्रतीक है जो एशिया के देशों में साकार रूप से ग्रहण कर रहे हैं। तीनों देशों ने एक ही प्रकार से अपनी विकास नीतियां तैयार करना शुरू किया। भारत ने 1951 से 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की और पाकिस्तान ने 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की थी जिसे मध्यकालीन विकास योजना भी कहा जाता है। और चीन ने 1953 में
अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना घोषणा की। वर्ष 2018 में पाकिस्तान ने 12वीं पंचवर्षीय विकास योजना यानी 2018 से 2023 तक है, और 2018 में पाकिस्तान ने 12वीं पंचवर्षीय योजना पर कार्य शुरू किया, जबकि चीन अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना जो 2021 से 2025 तक उस पर काम कर रहा है। और भारत की वर्तमान योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 पर आधारित है, और मार्च 2017 तक भारत में पंचवर्षीय योजना पर आधारित विकास नीति अपनाई जाती थी। और भारत और पाकिस्तान ने सामान्य नीतियां अपनाई, जैसे कि बृहद सार्वजनिक क्षेत्र का सृजन और सामाजिक विकास पर सार्वजनिक व्यय। 1980 के दशक तक तीनों देशों की समृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय समान थी, और एक दूसरे की तुलना में आज उनकी स्थिति क्या है, इस प्रकार का उत्तर देने से पहले आइए हम चीन और पाकिस्तान की विकास नीतियों के ऐतिहासिक पथ की जानकारी ले लें। पिछली 3 इकाइयों का अध्ययन करने के बाद हम अब यह जानते हैं कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से कौन सी नीति अपना रहा है। और चीन के बारे में देखें तो चीन एक दलीय शासन के अंतर्गत चीन गणराज्य की स्थापना के बाद अर्थव्यवस्था सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र को उद्यमों तथा भूमि जिनकी स्वामित्व और संचालन व्यक्तियों द्वारा किया जाता था उसको सरकारी नियंत्रण में लाया गया। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया चीन में, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था और लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। और ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रारंभ किए गए। कम्यून पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। 1958 में 26,000 कम्यून थे, जिनमें प्रायः समस्त कृषक शामिल थे। और GLF अभियान ने अनेक समस्याएं आई। जो GLF अभियान थे उसमें अनेक समस्याएं आई और भयंकर सूखे ने चीन में तबाही मचा दी, जिसमें लगभग 30 मिलियन लोग मारे गए थे। और जब रूस और चीन के बीच संघर्ष हुआ तब रूस ने अपने विशेषज्ञों को वापस बुला लिया और जिन्हें औद्योगिकरण प्रक्रिया के दौरान सहायता करने के लिए चीन भेजा गया था। और 1965 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया और छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया। संप्रति चीन में जो तेज औद्योगिक समृद्धि हो रही है उसकी जड़ 1978 में लागू किए गए और 1978 में लागू किए गए सुधारों में खोजी जा सकती है। और चीन में सुधार चरणों में शुरू किया गया और प्रारंभिक चरण में कृषि, विदेशी व्यापार तथा निवेश क्षेत्रों में सुधार किए गए। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में कम्यून भूमि को छोटे छोटे भूखंड में बांटा गया, जिन्हें अलग अलग परिवारों को आवंटन किया गया, यानी प्रयोग के लिए न कि स्वामित्व के लिए प्रयोग के लिए किया गया था। और वे प्रकल्पित कर देने के बाद भूमि से होने वाली समस्त आय को अपने पास रख सकते थे। और बाद के चरण में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार प्रारंभ हुए और सामान्य नगरीय तथा ग्रामीण उद्योगों की निजी क्षेत्र की उन फर्मों को वस्तुएं उत्पादित करने की अनुमति थी जो स्थानीय लोगों के स्वामित्व और संचालन के अधीन थे। और इस अवस्था में उद्योग को जिन पर सरकार का स्वामित्व था, यानी जिन्हें राज्य के उद्यम SOE के नाम से जाना जाता था और जिन्हें हम भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कहते हैं, उनको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। सुधार प्रक्रिया में दोहरी कीमत निर्धारित पद्धति लागू थी और इसका अर्थ यह था कि कीमत का निर्धारण 2 प्रकार से किया जाता था। किसानों और औद्योगिक इकाइयों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमतों के आधार पर आगतों एवं निर्गतों की निर्धारित मात्राएं खरीदेंगे और बेचेंगे और विशेष वस्तुएं बाजार कीमतों पर खरीदी और बेची जाएगी। गत वर्षों के दौरान उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बाजार में बेची और खरीदी गई वस्तुएं या आगतों के अनुपात में भी वृद्धि हुई और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए। उसके बाद अब पाकिस्तान के बारे में देखें तो पाकिस्तान द्वारा अपनाई गई विभिन्न आर्थिक नीतियों पर विचार करते हुए आप यह देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अनेक समानताएं भी हैं और पाकिस्तान में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के सह अस्तित्व वाली
मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का अनुसरण किया जाता है। 1950 और 1960 के दशक के अंत में पाकिस्तान के अनेक प्रकार के नियंत्रित नीतियों का प्रारूप लागू किया गया, यानी उद्योगों पर आधारित आय प्रतिस्थापन और उक्त नीति में उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रशुल्क संरक्षण करना तथा प्रतिस्पर्धा आयातों पर प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण करना शामिल था। हरित क्रांति के आने से यंत्रीकरण का युग शुरू हुआ और चुनिंदा क्षेत्रों की आधारित संरचना में सरकारी निवेश में वृद्धि हुई, जिनके फलस्वरूप खदानों के उत्पादन में भी अंगोगोत्वा वृद्धि हुई और इसके कारण कृषि भूमि संबंधी संरचना में भी नाटकीय ढंग से परिवर्तन हुए। 1970 के दशक में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसके बाद पाकिस्तान ने 1980 के दशक के अंत में अपनी नीति उस समय बदल दी जब अराष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जा रहा था और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा था। और इस अवधि के दौरान पाकिस्तान को पश्चिमी राष्ट्रों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त हुए और मध्य पूर्वी देशों को जाने वाले प्रवासियों से निरंतर पैसा मिला और इससे देश की आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन भी मिला। तत्कालीन सरकार ने निजी क्षेत्र को और भी प्रोत्साहन प्रदान किया और इन सब के कारण नए निवेशों के लिए अनुकूल वातावरण बना। 1988 में देश में सुधार शुरू किए और चीन और पाकिस्तान की विकास नीतियों की संक्षिप्त रूपरेखा का अध्ययन करने के बाद आइए अब हम भारत, चीन और पाकिस्तान के कुछ विकास संकेतकों की तुलना करते हैं। देखते हैं जनानिकी संकेतन के बारे में। यदि हम विश्व के जनसंख्या पर विचार करें तो प्रयोगों पाएंगे कि इस विश्व में रहने वाले प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भारतीय है और दूसरा चीन है। और हम भारत में कुछ जनानिकी संकेतकों की तुलना करेंगे। पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है और यह चीन या भारत की जनसंख्या का लगभग 10वां भाग है। और यद्यपि इन तीनों में चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है, तथापि इसका जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है और भौगोलिक रूप से इसका क्षेत्र सबसे बड़ा है। सारणी जैसे 8.1 में यह दिखाया गया है कि पाकिस्तान में जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक है और उसके बाद भारत और चीन का स्थान है। विद्वानों का मत है कि चीन में जनसंख्या की कम वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि 1970 के दशक के अंत में चीन में केवल एक संतान नीति लागू की गई थी और उनका यह भी कहना था कि उसके कारण लिंगानुपात यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं का अनुपात में गिरावट आई। परंतु सारणी में से आपको पता चलेगा कि तीनों देशों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में कम था और पूर्वाग्रह से युक्त था। आजकल तीनों देश स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं और एक संतान नीति और उससे लागू किए जाने के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि थमने के अन्य प्रभाव भी थे। उदाहरण के लिए कुछ दशकों के बाद चीन में वयोवृद्ध लोगों की जनसंख्या का अनुपात युवा लोगों की अपेक्षा अधिक होगा। इसके कारण चीन को प्रत्येक दंपति को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति देनी होगी। अब चीन में प्रजनन दर भी बहुत कम है और पाकिस्तान में बहुत अधिक है। चीन में नगरीयकरण अधिक है और भारत में नगरीय क्षेत्रों में 34% लोग रहते हैं। जैसे कि सारणी में देखें तो कुछ चुने हुए जनानिकी संकेतों के बारे में दिया गया है। जैसे कि भारत में देखें तो भारत में अनुमानित जनसंख्या 2018 के हिसाब से मिलियन में 1352 मिलियन और जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि जनसंख्या के वार्षिक समृद्धि जो है वो 1.03 है और जनसंख्या का घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 2018 के हिसाब से 455 है। लिंगानुपात 2018 के हिसाब से तो 924 है। प्रजनन दर 2017 के हिसाब से 2.2 है और नगरीयकरण 2018 के हिसाब से तो 34 है। और चीन में देखें तो चीन में अनुमानित जनसंख्या 1393 मिलियन है और मिलियन में है और उसके बाद जनसंख्या को वार्षिक समृद्धि 2018 के हिसाब से 0.36 है। जनसंख्या का घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से 148 है। लिंग अनुपात 2018 के हिसाब से 149 है और 949 है। भारत में लिंगानुपात 924 है तो लिंगानुपात चीन में 939 है और प्रजनन दर चीन में 2017 में 1.7 है और भारत में वहीं 2.2 है और नगरीयकरण चीन में 59 है
2018 के हिसाब से, तो वहीं नगरीयकरण भारत में 34 है। उसके बाद पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान की अनुमानित जनसंख्या देखें 2018 के हिसाब से तो 212 है मिलियन में, और जनसंख्या की वार्षिक समृद्धि देखें 2018 के हिसाब से तो 2.05 है। और उसके बाद जनसंख्या के घनत्व तो देखें प्रति वर्ग किलोमीटर में तो 275 है। और उसके बाद लिंगानुपात जो है 2018 के हिसाब से पाकिस्तान में तो 9 से 43 है। प्रजनन दर 2017 के हिसाब से 3.6 है। और नगरीयकरण 2018 के हिसाब से 37 है। उसके बाद देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्र के बारे में। तो सकल घरेलू उत्पाद क्षेत्र के बारे में जैसे वार्षिक औसत समृद्धि परसेंट के हिसाब से देख लें पाकिस्तान, चीन और भारत में। तो पहले भारत में देखते हैं। भारत में 1980 से 1990 के बीच में तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक औसत समृद्धि 5.7 है। और उसके बाद 2015 से 2017 में ये बढ़कर 7.3 हो गया था। 1980 से 1990 के में था 5.7 था, और 2015 से 2017 में ये 7.3 हो गया था। और चीन में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक औसत समृद्धि देखें तो 1980 से 1990 के बीच में ये 10.3 था, और 2015 से 2017 में 6.8 हो गया। उसके बाद पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में 1980 से 1990 में 6.3 था, और 2015 से 2017 में 5.3 था। तो देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्र में। तो चीन के बारे में विश्व में बहुचर्चित एक मुद्दा उसके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है। और चीन का सकल घरेलू उत्पाद 22.5 ट्रिलियन विश्व में दूसरा स्थान है। और भारत का सकल घरेलू उत्पाद 9.3 ट्रिलियन तरह। पाकिस्तान का जीडीपी 1.1 ट्रिलियन डॉलर भारत के जीडीपी के लगभग 11% है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद चीन के सकल घरेलू उत्पाद का 41% है। जब अनेक विकसित देश 5% तक की समृद्धि दर बनाए रखने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, तब चीन एक ऐसा देश था जो 1980 के दौरान से भी अधिक लगभग इसकी दोगुनी समृद्धि बनाए रखने में समर्थ था, जैसे कि सारणी में हमने देखा था। यह भी देखिए कि 1980 के दशक में पाकिस्तान भारत से आगे था, और चीन की समृद्धि दोहरे अंकों में थी, और भारत सबसे नीचे था। 2015 से 2017 के दशक में पाकिस्तान और चीन की समृद्धि दरों में मामूली गिरावट आई है, जबकि भारत में विकास दर में मामूली वृद्धि कुछ विद्वानों का मत है। भारत में विकास दर में मामूली वृद्धि कुछ विद्वानों का मत है कि पाकिस्तान में 1988 में प्रारंभ की गई सुधार प्रक्रिया तथा राजनीति अस्थिरता इस लंबी अवधि में प्रवृत्ति का मुख्य कारण बनी हुई है। और हम अगले अनुच्छेद में इसके बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे कि किस क्षेत्र में इन प्रवृत्तियों में योगदान दिया है। सबसे पहले यह देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त लोग सकल घरेलू उत्पाद यानी जिसे अब सकल वर्धित मूल्य भी कहा जाता है उसमें योगदान कैसे करते हैं। पिछले खंड में बताया गया कि चीन और पाकिस्तान में भारत की अपेक्षा नगर में रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक है। चीन में स्थलाकृति तथा जलवायु दशाओं के कारण कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र अपेक्षाकृत कम अर्थात कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 10% है। चीन में कुल कृषि योग्य भूमि, भारत में कृषि क्षेत्र को 40% है। 1980 के दशक तक चीन में 80% से भी अधिक लोग जीविका के एकमात्र साधन के रूप में कृषि पर निर्भर थे। और उस समय से सरकार ने लोगों को कृषि कार्य त्यागने और हस्तशिल्प, वाणिज्य तथा परिवहन जैसी गतिविधियां अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। 2018 से 2019 में 27% श्रमिकों के साथ कृषि ने चीन में सकल वर्धित मूल्य में 7% में योगदान किया गया। और भारत और पाकिस्तान में जीडीपी के लिए कृषि का योगदान 16 तथा 24% था, परंतु इस क्षेत्र में श्रमिकों का अनुपात भारत में अधिक है और पाकिस्तान में लगभग 41% लोग कृषि कार्य करते हैं, जबकि भारत में 43% उत्पादन तथा रोजगार में क्षेत्रवार हिस्सेदारी भी यह दर्शाती है कि पाकिस्तान की 24% श्रम शक्ति उद्योग क्षेत्र में कार्यरत है, जो कि सकल वर्धित मूल्य का केवल 19% उत्पाद के बराबर है। भारत में उद्योग श्रम शक्ति 25% है तथा सकल वर्धित मूल्य यानी जिसे जीवीए भी कहा जाता है उसमें 30% के बराबर माल का उत्पादन करते हैं।
चीन में उद्योगों का सकल वर्धित मूल्य 41% योगदान है, और जबकि 28% श्रम शक्ति के ही उद्योग क्षेत्र में कार्यरत हैं। और इन तीनों ही देशों में सेवा क्षेत्र का सकल वर्धित मूल्य में योगदान सबसे अधिक है। विकास की सामान्य प्रक्रिया के दौरान इन देशों ने सबसे पहले रोजगार और कृषि उत्पाद से संबंधित अपनी नीतियों को बदलकर उन्हें विनिर्माण और उसके बाद सेवाओं की ओर परिवर्तित कर दिए गए। और ऐसा ही चीन में हो रहा है, जैसे कि सारणी हमने देखा था। और भारत और पाकिस्तान में विनिर्माण में लगे श्रम बल का अनुपात बहुत कम अर्थात क्रमशः 25% और 24% था। जीवीए में उद्योग का योगदान भारत में 30% और पाकिस्तान में 19% है। और इससे यहाँ सीधे सेवा क्षेत्र पर जोर दिया जा रहा है। और इस प्रकार तीनों देशों में सेवा क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर कर आया है। और यह जीवीए में अधिक योगदान कर रहा है और साथ ही यह संभावित नियोक्ता बना रहा है। 1980 के दशक में श्रमिकों के अनुपात पर विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि पाकिस्तान भारत और चीन के अपेक्षा सेवा क्षेत्र में अपने श्रमिकों को तेजी से भेज रहा है। और 1980 के दशक में भारत, चीन तथा पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र में क्रमशः 17, 12 और 27% श्रम बल कार्यरत है। वर्ष 2019 में यह बढ़कर 32, 46 और 35% हो गए हैं। पिछले 5 दशकों में तीनों ही क्षेत्र में कृषि क्षेत्र जिससे में युक्त तीनों देशों के श्रम बल का सबसे बड़ा अनुपात कार्यरत था, उसकी समृद्धि में कमी आई है। और चीन में तो 1980 के दशक में जैसे द्विअंकीय समृद्धि दर बनी रही, और लेकिन हाल के वर्षों में गिरावट के संकेत है, किंतु भारत और पाकिस्तान में इसकी गिरावट आई है। चीन 14% पर बनाए रखने में सक्षम था, लेकिन 2014 से 2018 में 7.1% की दर से बढ़ा है। और 1980 से 1990 के दौरान इसकी समृद्धि दर भारत के सेवा क्षेत्र के उत्पादन की सकारात्मक और बढ़ती हुई वृद्धि थी। और इस प्रकार चीन की आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को और भारत की समृद्धि सेवा क्षेत्र से हुई है। पाकिस्तान में इस अवधि में 3 ही क्षेत्रों में गिरावट आई है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि मानव विकास 2017 से 2019 के कुछ चुनिंदा संकेतक है, जैसे कि मानव विकास सूचकांक मूल्य भारत में 0.645 है, तो चीन में 0.761 है, और वहीं पाकिस्तान में 0.537 है। और रैंक जैसे HDI के आधार पर रैंक इसका 130 है भारत का, चीन का 87 है और पाकिस्तान का 154 है। उसके बाद देखते हैं मानव विकास के संकेतक के बारे में देखते हैं। तो अपने निचली कक्षाओं में मानव विकास के संकेतकों के महत्व और अनेक विकसित और विकासशील देशों की स्थिति के विषय में पढ़ा है। और आइए अब हम देखेंगे कि भारत, चीन और पाकिस्तान में मानव विकास के चुनिंदे संकेतकों में कैसा निष्पादन हुआ है, जैसे सारणी में अभी देखा था। और चीन ने और दर्शाता है कि चीन भारत तथा पाकिस्तान से आगे है, और यह बात अनेक संकेतकों के विषय से में सही है, जैसे आय संकेतक अर्थात प्रति व्यक्ति जीडीपी अर्थात निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या का अनुपात, अथवा स्वास्थ्य संकेतकों जैसे कि मृत्यु दर, स्वच्छता और साक्षरता तक पहुंच, जीवन प्रत्याशा अथवा कुपोषण। चीन और पाकिस्तान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात कम करने में भारत से आगे हैं। स्वच्छता के मामलों में इसका निष्पादन भारत से बेहतर है, और ये दोनों देश महिलाओं को मातृ मृत्यु से बचा पाने में सफल भी रहे हैं। चीन में प्रति 1 लाख जन्म पर केवल 29 महिलाओं की मृत्यु होती है, जबकि भारत और पाकिस्तान में ये संख्या 133 एवं 140 से ऊपर है। और आश्चर्य की बात यह है कि तीनों देश उद्यम पेयजल स्रोत उपलब्ध करा रहे हैं, और चीन में दोनों देशों से कम गरीब व्यक्ति हैं, और चीन में दोनों देशों से कम गरीब व्यक्ति हैं। और स्वयं ज्ञात कीजिए कि इनमें अंतर क्यों है। परंतु ऐसे प्रश्नों पर विचार करने अथवा निर्णय लेते समय हमें मानवीय विकास संकेतकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से संबंधित एक समस्या पर ध्यान देना होगा। अगर ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये सभी संकेतक अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु पर्याप्त नहीं है।
और इसके साथ ही स्वतंत्रता संकेतकों की भी आवश्यकता है। सामाजिक और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी की सीमा में संकेतक को इसके माप के रूप में जोड़ दिया गया, परंतु इसे किसी अतिरिक्त मानवीय विकास सूचकांक की रचना में महत्व नहीं दिया गया। वैसे कुछ स्पष्ट स्वतंत्रता संकेतक इनमें से अभी तक भी नहीं जोड़े गए हैं, जैसे कि नगरीय अधिकारों की संवैधानिक संरक्षण की सीमा, नगर पालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक संरक्षण की सीमा, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षण देने की संवैधानिक सीमा, तथा विधि सम्मत शासन अभी तक लागू नहीं किए गया है और इन्हें और कुछ उपायों की सूची में शामिल किए बिना तथा इन्हें महत्व दिए बिना मानव विकास सूचकांक का निर्णय अधूरा रहेगा तथा इसकी उपादेयता भी सीमित होगी। उसके बाद देखते हैं विकास नीति एक के मूल्यांकन में। तो जैसे सामान्यतः यह देखा जाता है कि किसी देश की विकास नीतियों को अपने देश के विकास के लिए मार्गदर्शन एवं सीख के रूप में ग्रहण किया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में सुधार कार्यक्रमों के लागू होने के पश्चात ऐसा विश्व के रूप में देखा जा सकता है। अपने पड़ोसी देशों की आर्थिक सफलताओं से कुछ सीख ग्रहण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनकी सफलताओं तथा विफलताओं के मूल्य कारणों को समझें। यह भी आवश्यक है कि हम उनकी रणनीतियों के विभिन्न चरणों के बीच अंतर और विभेद करें। विभिन्न देश अपनी विकास प्रक्रिया अलग अलग तरीके से पूरा करते हैं। आइए सुधार कार्यक्रमों के आरंभ को हम संदर्भ बिंदु के रूप में लें और हम जानते हैं कि सुधार कार्यक्रम का आरंभ चीन में 1978 में, पाकिस्तान में 1988 में और भारत में 1991 में हुआ था। आइए सुधार पूर्व और सुधार पश्चात अवधि में उनकी उपलब्धियों और विफलताओं का संक्षिप्त मूल्यांकन करें। चीन ने संरचनात्मक सुधारों को 1978 में प्रारंभ क्यों किया? चीन को उन्हें प्रारंभ करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कोई बाध्यता नहीं थी, जैसे कि भारत और पाकिस्तान को थी। और चीन के तत्कालीन नए नेता माओवादी शासन के दौरान चीन की धीमी आर्थिक समृद्धि और देश में आधुनिकीकरण के अभाव को लेकर संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने महसूस किया कि विकेंद्रीकरण, आत्मनिर्भरता, विदेशी प्रौद्योगिकी और उत्पादों तथा पूंजी के बहिष्कार पर आधारित आर्थिक विकास माओवादी दृष्टिकोण से विफल रहा है। और व्यापक भूमि सुधारों, सामुदायिकीकरण और ग्रेट लीप फॉरवर्ड तथा अन्य पहलों के बाद भी 1978 में प्रति व्यक्ति अन्य उत्पादन उतना ही था जितना 1950 के दशक के मध्य में था। और यह भी देखा गया कि शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्रों में आधारित संरचना की स्थापना किए जाने के फलस्वरूप भूमि सुधारों, दीर्घकालिक विकेंद्रीकरण योजनाओं और लघु उद्योगों से सुधारोत्तर अवधि में सामाजिक और आय संकेतकों में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। सुधारों के प्रारंभ होने से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुधारों का बड़े व्यापक स्तर पर प्रसार हो चुका था। उसके बाद कम्यून व्यवस्था के कारण खदानों तथा अधिक क्षमतापूर्ण विवरण था और विशेषज्ञों का यह कहना था कि प्रत्येक सुधार के पहले छोटे स्तर पर लागू किया गया और बाद में उससे व्यापक पैमाने पर लागू किया गया। विकेंद्रीकरण शासन के प्रयोग के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लागतों की सफलता या विफलता का आकलन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब छोटे छोटे भूखंड कृषि के लिए व्यक्तियों को दिए गए तो बहुत बड़ी संख्या में लोग समृद्ध बन गए और इसके फलस्वरूप ग्रामीण उद्योग के अपूर्व विकास की स्थिति बनी और आगे और सुधारों के लिए मजबूत आधार बनाया गया। विद्वान ऐसे अनेक उदाहरण लेते हैं कि चीन में सुधारों के कारण किस प्रकार तीव्र समृद्धि हुई। विद्वान तर्क देते हैं कि सुधार प्रक्रिया से पाकिस्तान में तो सभी आर्थिक संकेतकों में गिरावट आई है। हमने पिछले खंड में देखा था कि वहां 1980 के दशक की तुलना में जीडीपी और क्षेत्रक घटकों की समृद्धि दर में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। यद्यपि पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से संबंधित आंकड़े बहुत सकारात्मक रहे हैं, परंतु पाकिस्तान के सरकारी आंकड़ों का प्रयोग करने वाले यह संकेत देते हैं कि यहाँ निर्धनता बढ़ रही है। 1960 के दशक में निर्धनों का अनुपात 40% था, जो 1980 के दशक में गिरकर 25% हो गया और हाल के दशकों में पुनः बढ़ने लगा। और विद्वानों ने पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर की कमी और निर्धनता के पुनः आविर्भाव के ये कारण बताए हैं। जैसे कि पहला बताए हैं कि कृषि समृद्धि और खाद्य पूर्ति, तकनीकी परिवर्तन संस्थागत प्रक्रिया पर आधारित न होकर अच्छी फसल पर आधारित था। और जब फसल अच्छी होती है तो अर्थव्यवस्था भी ठीक रहती थी और फसल अच्छी नहीं होती थी तो आर्थिक संकेतक नकारात्मक प्रवृत्तियां दर्शाते थे। दूसरा है
है कि आपको ध्यान देना होगा कि भारत को अपने भुगतान संतुलन संकट को ठीक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से उधार लेना पड़ा था, और विदेशी मुद्रा प्रत्येक देश के लिए एक अनिवार्य घटक है। और यह जानना आवश्यक है कि इसे कैसे अर्जित किया जाता है, और यदि कोई देश अपने विनिर्माण उत्पादकों के धारणीय निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने में समर्थ है तो उससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान में अधिकांश विदेशी मुद्रा मध्य पूर्व में काम करने वाले पाकिस्तान श्रमिकों की आय प्रेषण तथा अति अस्थिर कृषि उत्पादों के निर्यात से प्राप्त होती है। और एक और विदेशी ऋणों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर पुराने ऋणों को चुकाने में कठिनाई बढ़ती जा रही थी। और हालांकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक वृद्धि को वापस प्राप्त करने और बनाए रखने में सफल हुआ है। वार्षिक योजना 2019 से 2020 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 2018 में सकल घरेलू उत्पाद में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि पिछले दशकों की तुलना में सबसे अधिक है। जबकि कृषि क्षेत्र में विकास दर संतोषजनक रहा है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में विकास दर 4.9 और 6.2% रहा है। कई समष्टि अर्थशास्त्र सूचक स्थिर एवं सकारात्मक रुझान की ओर इशारा कर रहे हैं। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो अपने पड़ोसी देशों के विकास अनुभवों से हमें क्या सीख मिलती है, जैसे कि भारत, पाकिस्तान और चीन की 7 दशकों से लंबी विकास यात्रा रही है और उनके अलग अलग परिणाम प्राप्त हुए हैं। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में तीनों का ही विकास स्तर निम्न था। अब पिछले 3 दशकों में इन तीनों देशों का विकास स्तर अलग अलग रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाओं सहित भारत का निष्पादन साधारण रहा है। अधिकतर लोग आज भी कृषि पर निर्भर है। भारत ने आधारित संरचना के विकास और जीवन स्तर में सुधार के लिए कई पहल भी किए हैं। विद्वानों का मत है कि राजनैतिक अस्थिरता, प्रेषणों और विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता और कृषि क्षेत्र का अस्थिर निष्पादन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गिरावट के कारण है। पिछले 5 वर्षों में कई समष्टि अर्थशास्त्र सूचक सकारात्मक और मध्यम विकास दर दर्शा रहे हैं, जो आर्थिक पुनरुत्थान को सूचित कर रहे हैं। चीन में राजनीति स्वतंत्रता का अभाव तथा मानव अधिकारों पर उसके निहितार्थ चिंता के मूल विषय हैं। फिर भी अंतिम 4 दशकों में से इसने अपनी राजनीति प्रतिबद्धता को खोए बिना बाजार व्यवहार का प्रयोग किया और तथा निर्धनता निवारण के साथ साथ समृद्धि के स्तर को बढ़ाने में भी सफल रहा है। और आप यह भी देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान में जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण का प्रयास हो रहा है, वहां चीन में बाजार व्यवस्था का उपयोग अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक अवसरों के सर्जन के लिए किया गया है और सामुदायिक और भूस्वामित्व को कायम रखते हुए और लोगों को भूमि पर कृषि की अनुमति देकर चीन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुधार सुनिश्चित कर दी है। और चीन में सुधारों से पूर्व ही सामाजिक आधारित संरचना उपलब्ध कराने में सरकारी हस्तक्षेप द्वारा मानव विकास संकेतकों में सकारात्मक परिणाम भी हुए हैं। पुनरावर्तन के बारे में देखें तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद में विकासशील देश अपने आसपास के देशों की विकास प्रक्रियाओं और नीतियों को समझने के लिए उत्सुक है। और इसका यही कारण है कि उन्हें अब केवल विकसित देशों से ही नहीं वरन अपने जैसे अनेक विकासशील देशों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। उसके बाद भारत, पाकिस्तान और चीन की भौतिक खाद्यान्न संपन्नताओं में भी काफी समानता है, परंतु उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं बिल्कुल भिन्न हैं। उसके बाद तीनों ही देशों में इसी तरह की योजनाओं को विकास के स्वरूप का आधार बनाया है, किंतु उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उन्होंने जो संरचनाएं बनाई है वे भी भिन्न हैं। 1980 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक तीनों देशों के सभी विकास संकेतों के यथार्थ समृद्धि दर, राष्ट्रीय आय में उद्योगवार योगदान आदि समान थे। और चीन ने आर्थिक सुधार 1978 में प्रारंभ किए थे, पाकिस्तान ने 1988 में और भारत ने 1991 में प्रारंभ किए थे। और चीन ने संरचनात्मक सुधारों का निर्णय स्वयं में लिया था, जबकि भारत और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने ऐसे सुधार करने के लिए बाध्य भी किया था। और इन तीनों देशों में अपनाए गए नीति उपायों के परिणाम भी भिन्न भिन्न रहे। उदाहरण स्वरूप चीन में केवल एक संतान नीति के द्वारा राजनीति को वृद्धि रुक गई है।
एक संतान नीति के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि रुक गई है, किंतु भारत और पाकिस्तान में इस दिशा में अभी ऐसा परिवर्तन होना बाकी है। और 70 वर्षों के योजनाबद्ध विकास के बाद भी इन देशों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अभी तक कृषि पर निर्भर है और भारत में कृषि निर्भरता सबसे अधिक है। उसके बाद चीन में परंपरागत विकास नीति को अपनाना, जिसमें क्रमशः कृषि से विनिर्माण तथा उसके बाद सेवा की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति थी। भारत तथा पाकिस्तान सीधी कृषि से सेवा क्षेत्र की ओर चले गए। और उसके बाद चीन में औद्योगिक क्षेत्र में उच्च समृद्धि दर कायम रही है, जबकि भारत और पाकिस्तान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और इसके फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान के विपरीत चीन को औद्योगिक समृद्धि के कारणवश उसकी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। उसके बाद चीन अनेक मानव विकास संकेतकों में भारत और पाकिस्तान से आगे है। इसके बावजूद इस प्रगति में सुधार प्रक्रिया का कोई योगदान नहीं था और बल्कि उस रणनीति का था जिससे चीन ने सुधार के पूर्व अवधि में अपनाया था। और विकास संकेतों को मूल्यांकन के लिए स्वतंत्रता संबंधी सूचकों को भी ध्यान में रखना होगा।